वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम्स, है ना, डिफरेंट सिस्टम। यानी कि मैं आपको ये आज के लेक्चर में बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम बहुत सारे डिफरेंट ऑसिलेटिंग सिस्टम्स पढ़ने वाले हैं। तो उसमें सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे किसी भी एग्ज़ाम में, वो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन पूछा जाता है ना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना रहता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो स्टेप्स मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अभी आपको स्टेप्स कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आएंगे, लेकिन इन स्टेप्स को आप अभी सिर्फ एक बार पढ़ लें और अच्छे से ध्यान में रखें। फिर हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं ना। मैं एक बार आपको पढ़ के ही बता देता हूँ। तो स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड। स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड आउट द मीन पोजीशन और पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब आपको याद होगा जब हमने एसएचएम चालू किया था तो हमने बताया था मीन पोजीशन कुछ और नहीं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यानी जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा वहाँ वहाँ ऑसिलेशन से सवाल बन सकता है ना, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सबसे पहला काम ही है कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में आपको क्या निकालना चाहिए? मीन पोजीशन, या फिर उसी को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर दूसरा स्टेप जो है वो है राइट डाउन द फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन। राइट डाउन द फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वहाँ पे कोई फोर्स रिलेशन बनेगी, उस फोर्स रिलेशन को लिख लेंगे, फोर्स की इक्वेशन को लिख लेंगे, है ना। वो कैसे लिखेंगे, कैसे बनेगी, वो हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी सिर्फ स्टेप्स पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू इसको समझेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3, now displace the particle x from the mean position and consider the direction of displacement as positive direction। अब क्या करेंगे? जब आपने मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिख ली होगी, उसके बाद हम पार्टिकल को x डिस्प्लेस करेंगे, है ना, x डिस्प्लेसमेंट करेंगे। हम चाहे तो मीन पोजीशन से राइट की तरफ भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी डिस्प्लेस करेंगे। चाहे आप किसी भी तरफ डिस्प्लेस करो, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करोगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन समझ लेंगे। वो कैसे समझेंगे वो अभी मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताऊंगा आपको, है ना। बस आप इतना याद रखें कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। फिर स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 कहता है राइट डाउन द नेट फोर्स। आपको नेट फोर्स लिखना है एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। मतलब आपने जो डिस्प्लेस कर दिया एक्स, वहाँ पे आप नेट फोर्स की इक्वेशन लिखें, है ना। राइट डाउन द, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। जहाँ पे आपने डिस्प्लेस कर दिया एक्स, तो वहाँ पर आप नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लेंगे। एंड ट्राई टू रिड्यूस नेट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, और आप कोशिश करें कि वो नेट फोर्स की इक्वेशन को आप इस तरीके से रिड्यूस कर पाएँ, है ना, रिडक्शन करना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से रिड्यूस कर पाएँ एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब आप ये जानते हो कि ये जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन है। बाय यूजिंग, अब उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? तो बाय यूजिंग फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन। जो आपने मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन निकाला था ना, उसका यूज कर सकते हो, या फिर आप बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। कई सवालों में, कई सिस्टम्स में बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज हो जाता है, या फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक्सपांशंस लगाएंगे एटसेट्रा। तो ये सब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, ये सब कैसे लगेंगे, है ना बच्चों। तो अभी तो आप आई होप कि ये सारे स्टेप्स अच्छे से पढ़ लें और एक बार अपने दिमाग में बैठा लें, है ना। तो सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ जल्दी कि सबसे पहला काम है मीन पोजीशन फाइंड आउट करना। फिर वहाँ मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिखेंगे। फिर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। फिर हम डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे और उसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्मेट में, एसएचएम वाले फोर्स के फॉर्मेट में, बाय यूजिंग फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन और बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक एक्सपांशंस एटसेट्रा, है ना। उसके बाद ध्यान से देखें, जब आप इसमें रिड्यूस कर लेंगे तो उसके बाद एक दो काम और बचते हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे ही हमारे पास फोर्स, नेट फोर्स का रिलेशन आ गया माइनस के एक्स, तो ये वो एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे नेट फोर्स को आप लिख सकते हैं क्या बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बच्चों? के इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख दोगे बच्चों? माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है याद करो, हमने बताया था, तो वो इस टाइप का होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसको कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? के बाई एम।
और जब आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाए कितना बच्चों, k/m, तो ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई टाइम पीरियड, ये तो हमने सीखा है। और ओमेगा स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/d है, स्क्वायर को इधर ले आओ तो रूट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो √k/m। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको ट्रांसफ़र कर दो तो आपको मिलेगा 2 पाई इंटू √m/t। तो हमें जब भी ये रिलेशन मिल जाएगी F net इक्वल्स टू -kx, तो हम टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई√m/k। तो याद रखना है इसको बिल्कुल अच्छे से, है ना। इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई है बच्चों, F net इज इक्वल्स टू -kx, है ना। तो मैंने आपको बताया कि F net को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -kx। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -k/m इंटू एक्स। और हमने बताया था कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, देखो यहाँ पे -ω² x होता है ना। अब ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या लिखोगे इसको बच्चों, ω² इंटू एक्स। तो यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ω², है ना। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू √/ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। और ओमेगा को आपको पता है 2 पाई टाइम पीरियड लिखा जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अपॉन एक्स। तो आप ध्यान से देखें, तो यहाँ से टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई√/x/a। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला बन गया, क्या कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई, एक्स क्या है बच्चों, एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन ए क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन, है ना। तो आपका 2 पाई है डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई√/डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे भी टाइम पीरियड को लिख सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि मेन तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन कभी आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई√/डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से, है ना। तो जब जैसा भी यूज़ करना हो तब आप वैसे यूज़ कर लो और उसको यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। और ये जो मैंने स्टेप्स बताए ये तो आपको वैसे भी याद रखना ही है ना, क्योंकि यही इसी से मेन सवाल बनते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप रख लोगे और इसको नोट कर लोगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप नोट कर लें। चलिए, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर कर सारे नोट्स बना लें और हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना। चलिए, अब जो स्टेप्स हमने सीखे हैं उन स्टेप्स को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम समझते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सिस्टम्स में आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला सिस्टम हम सीखने वाले हैं, जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वो आपका होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना बच्चों। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला केस, सिंपल केस, आपका जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम लेने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ते हैं ना। तो ये तो खैर हमने पहले भी इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की है, अब हम उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस भी कर लेते हैं ना जल्दी से। तो देखिए, ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका ब्लॉक है ना बच्चों।
अब ध्यान से देखें तो ये स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है बच्चों, नेचुरल लेंथ है, और ये ब्लॉक का मास जो है वो लेट सपोज आप m मान लो। अब क्या करना है आपको, स्टेप वाइज चलना है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था स्टेप क्या है। तो पहला जो स्टेप था वो क्या था बच्चों, फर्स्ट स्टेप था कि फाइंड आउट द मीन पोजीशन। तो आपको पता है कि मीन पोजीशन मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा इस पॉइंट पे ही, नेचुरल लेंथ पे, क्योंकि और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है। और स्प्रिंग में कब जीरो होता है बच्चों, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के कब जीरो होता है आपका, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स कब जीरो होता है, तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है जब जो ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है। तो मतलब वहीं पे इक्विलिब्रियम है और ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए यही हमारा क्या है बच्चों, मीन पोजीशन। तो पहला स्टेप हो गया कि हमने मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था बच्चों कि राइट डाउन द मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। तो हमने लिख लिया यहाँ पे, तो जो फोर्स की इक्वेशन है, नेट फोर्स का रिलेशन है वो क्या है, जीरो। यहाँ तो फोर्स ही जीरो है, तो यही रिलेशन हो गया है ना, तो ज़्यादा चिंता करने की बात है नहीं। फिर थर्ड स्टेप क्या था कि डिस्प्लेस द पार्टिकल एक्स। तो हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, आप लेफ्ट की तरफ भी कर सकते, राइट भी कर सकते हैं, अपन राइट कर लेते हैं। तो हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया बच्चों, एक्स। तो इस ब्लॉक को जब आप यहाँ लाओगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड। स्प्रिंग तो इलोंगेटेड हो जाएगी, है ना, ये स्प्रिंग और ऐसे 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 इधर आ जाएगी। अब ध्यान से देखें, जिधर आपने डिस्प्लेस किया है उस डायरेक्शन को मानना है पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानना है बच्चों, नेगेटिव। ये इसलिए ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमें नेट फोर्स के इक्वेशन में माइनस साइन नहीं आएगा अगर ऐसा नहीं लोगे, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर बाद में आप माइनस साइन के लिए कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि एसएचएम की क्वेश्चन में माइनस साइन आता है। इसलिए आपने राइट की साइड अगर डिस्प्लेस किया तो राइट की साइड को कौन सी डायरेक्शन मान लेंगे आप, पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेफ्ट वाली साइड को क्या मान लेंगे, लेफ्ट वाले डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन। आई होप क्लियर है। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है कि डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर आपको नेट फोर्स की इक्वेशन लगना है। अब देखो, हमने जब इसको एक्स यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया है तो आपको पता है स्प्रिंग जो है वो इलोंगेटेड है, तो वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी। अगर हम इसको आगे ले जाएंगे तो स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगी, पीछे। कितना फोर्स लगाएगी, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा kx। लेकिन क्योंकि वो पीछे फोर्स लगा रही है और हमने पीछे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, इसलिए जब हम नेट फोर्स लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, kx की माइनस kx। तो आप बोलेंगे सर माइनस के एक्स क्यों, क्योंकि हमने राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। ये जो फोर्स है ये लेफ्ट की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको ये डायरेक्शन माननी पड़ेगी, नहीं तो माइनस साइन का कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमें ऐसा साइन कन्वेंशन मानना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब आप देखो ध्यान से कि इसमें तो डायरेक्टली आ गया एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। नेट फोर्स की रिलेशन डायरेक्टली हमारा एसएचएम रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे मैंने पीछे सिखाया आपका 2 पाई रूट ओवर m बाई के, है ना बच्चों, ऐसा ही आपने बताया था 2 पाई रूट ओवर m बाई के। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना। तो ये केस 1 में भी ये आपका पहला एग्जाम्पल था हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे और समझाता हूँ, तो आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। कुल मिला के मैं आपको स्टेप्स सिखाना चाहता हूँ अच्छे से, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि अपना वही हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, उसमें हमने बच्चों क्या किया कि ये आपका स्प्रिंग और ये आपका ब्लॉक, ये मास m, और इसमें हमने एक अप्लाई कर दिया एक एक्स्ट्रा फोर्स, और वो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स, है ना। हमने ऑलरेडी इस ब्लॉक पर अप्लाई किया है कांस्टेंट फोर्स। अब आप एक ध्यान से देखें तो इसकी मीन पोजीशन फाइंड आउट करना है ना। कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है, पहले हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ था, अब हम इसमें एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात देखें
कि यहाँ पे जो नेचुरल लेंथ है क्या वही आपका मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन तो आप समझ गए कि मीन पोजीशन तो इधर है भाई, ऐसा, दिस इज योर मीन पोजीशन, है ना बच्चों? क्योंकि यहीं पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लेकिन ये मीन पोजीशन है तो क्या ये नेचुरल लेंथ है? अब नहीं है बच्चों नेचुरल लेंथ, क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ तो पहले रहेगी यहाँ पर, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो ये अपने नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी इलोंगेटेड है इस कांस्टेंट फोर्स के कारण। यहाँ पे नेट फोर्स 0 हुआ ना, तो जहाँ नेट फोर्स 0 हुआ वहाँ पे मीन पोजीशन है। बट स्प्रिंग फोर्स कब 0 होता है? जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे रहता है, तभी तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा। कितना बच्चों? अगर मैं बोलूँ कि ये नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी x0 इलोंगेटेड है, तो ये फोर्स लग रहा होगा kx0। तो ये kx0 और कांस्टेंट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 0। लेकिन इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो तो यहाँ पर है और मीन पोजीशन यहाँ पर है। तो एक चीज़ आपको ये समझना है, कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है। देखो ये गलत है, नेचुरल लेंथ अलग चीज़ है, मीन पोजीशन अलग चीज़ है। हाँ, किसी केस में नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक जगह हो सकता है, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। नेचुरल लेंथ अलग जगह होगा और मीन पोजीशन अलग जगह होगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, है ना बच्चों? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ अलग चीज़ है और मीन पोजीशन अलग चीज़ है। अब x0 अगर ऑलरेडी इलोंगेटेड है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, यानी ये दोनों बराबर हैं। यानी कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब एट मीन पोजीशन, सबसे पहला स्टेप क्या था? मीन पोजीशन फाइंड करो, तो वो हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या था कि राइट द फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन। तो एट मीन पोजीशन देखो नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब kx0 जो है वो f के बराबर है। kx0 किसके बराबर होगा बच्चों? f के बराबर। तो यहाँ से आप x0 भी निकाल सकते हो जो ऑलरेडी इलोंगेटेड है, f/k, है ना? ऐसा लिख सकते हैं अपन। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको नई सिचुएशन में? क्या हमें इस ब्लॉक को एक्सटेंड करना पड़ेगा? कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा? तो भाई x एक्सटेंड करेंगे, x, और जिधर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हम बना लेते हैं नीचे, ये आपने ऐसे इस ब्लॉक को एक्सटेंड कर दिया ये, और जिस तरफ एक्सटेंड किया राइट साइड उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया और लेफ्ट साइड आपने नेगेटिव डायरेक्शन मान लिया, है ना? ऐसा मैंने कहा था, अभी डायरेक्शन मानना पड़ता है अपन को। अब ध्यान से देखो तो बच्चों, ये हमने x इलोंगेटेड किया, बट नेचुरल लेंथ से कितना इलोंगेट हो गया? x + x0। तो पीछे की तरफ जो इस ब्लॉक पे फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा? अब kx + x0। अब कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि स्प्रिंग फोर्स और एसएचएम का फोर्स एक जैसा है, या स्प्रिंग और एसएचएम एक जैसी चीज़ है। तो ये भी आप मिसकंसेप्शन हटा लें, स्प्रिंग और एसएचएम एक जैसी चीज़ नहीं है। क्यों? देखो बच्चों ये कांस्टेंट फोर्स तो लग ही रहा था F, क्योंकि आप ध्यान से देखो, आपने जो स्प्रिंग फोर्स का x है, स्प्रिंग फोर्स का x, वो कहाँ से लिया? स्प्रिंग फोर्स का x नेचुरल लेंथ से। वो स्प्रिंग फोर्स का x कहाँ से लेते हैं आप? नेचुरल लेंथ से। लेकिन एसएचएम का जो x होता है, एसएचएम वाला x, वो आप कहाँ से लेते हो बच्चों? वो आप लेते हो मीन पोजीशन से। तो ये बेसिक डिफरेंस है एसएचएम और किसमें बच्चों? स्प्रिंग फोर्स में। तो स्प्रिंग और एसएचएम एक जैसी चीज़ नहीं है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज़, है ना? हाँ, एक बात ये होता है कि दोनों का स्प्रिंग फोर्स का कांस्टेंट और एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट वो एक जैसे आते हैं, वो सेम होते हैं, है ना? बट स्प्रिंग फोर्स में जो आप x की वैल्यू लेते हो वो हमेशा नेचुरल लेंथ से ली जाती है, बट एसएचएम में जो x की वैल्यू है वो हमेशा मीन पोजीशन से ली जाएगी, है ना? तो इस बात का खास तौर से ध्यान देना। देखो यहाँ पे यही लिखा है, यहाँ पे हमें स्प्रिंग फोर्स लिखना था, इसलिए हमने ये जो लेंथ लिखी है kx में, तो x कहाँ से लिखा है बच्चों? नेचुरल लेंथ से। तो x नेचुरल लेंथ से कितना हुआ? x0 + x। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। मैं नोट भी करवा दूंगा, लिखवा दूंगा इसको, है ना? और ये कांस्टेंट फोर्स F लग ही रहा था। अब जब आपने डिस्प्लेस कर दिया है तो आपको नेट फोर्स लिखना है। तो अब इस पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? डिस्प्लेस्ड पोजीशन में। तो नेट फोर्स लिखोगे आप ये माइनस ये, लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो F है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो F प्लस में होगा, और जो K
इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट है, ये पीछे की तरफ लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको माइनस में लोगे तो एफ को प्लस में लेंगे और के एक्स प्लस एक्स नॉट को माइनस में लेंगे। अब एफ नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एफ माइनस के एक्स नॉट, तो ब्रैकेट ओपन कर लो तो के एक्स माइनस के एक्स नॉट। अब जब नेट फोर्स की इक्वेशन हमें आती है तो हमें इसको एसएचएम की इक्वेशन में रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे अपन बेटा, तो फोर्थ स्टेप हमने किया था ना कि ट्राई टू रिड्यूस दिस फोर्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाई यूजिंग फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन या बाइनोमियल थ्योरम या फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक्सपांशंस। तो देखो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन देखो आप, तो यहाँ पे देखो के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ, मतलब के एक्स नॉट और एफ का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पे देखो एफ और के एक्स नॉट का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एफ और के एक्स नॉट कट जाएगा। तो देखो एफ नेट कितना बचा, नेट फोर्स की इक्वेशन देखो रिड्यूस हो गई, माइनस के एक्स बचा ना बच्चों, और एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। तो टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया पहले, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं किसी भी सिस्टम का और उनके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे स्टेप्स फॉलो करते हैं, है ना। तो आप ध्यान से देखो, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आप मीन पोजीशन निकालेंगे, मीन पोजीशन के बाद मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिखेंगे, फोर्स रिलेशन लिखने के बाद मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे पार्टिकल को, डिस्प्लेस करने के बाद जिधर डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव मानेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। फिर वहाँ पर डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखी जाएगी और नेट फोर्स की इक्वेशन लिखने के बाद उसको रिड्यूस करना रहेगा। रिड्यूस कर कैसे कर सकते हैं, तो फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन का यूज करके या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाकर या फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एक्सपांशंस करके। जब आपका नेट फोर्स रिड्यूस हो जाए इन द फॉर्म ऑफ एफ नेट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो आप टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। अब एक बात और है, इसमें खास तौर से ध्यान दें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका पहली चीज़ तो जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली थी कि नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन इंटायरली डिफरेंट थिंग है। ऐसा नहीं समझना है कि नेचुरल लेंथ पे ही हमेशा मीन पोजीशन होता है। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन अलग अलग चीज़ें हैं, वो सेम एक जगह पे भी हो सकती हैं और कभी कभी वो अलग अलग पोजीशन पे भी हो सकता है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि एसएचएम और स्प्रिंग जो है उनको आप एक जैसा चीज़ नहीं बोल सकते, उनके फोर्स एक जैसे नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें। आपको मैंने बताया कि स्प्रिंग के फोर्स में हमेशा जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है बच्चों, वो नेचुरल लेंथ से लिया जाता है, जबकि एसएचएम का जो एक्स है वो हमेशा मीन पोजीशन से लिया जाता है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पर, और फिर वहाँ पे और भी चर्चा करते हैं। चलिए तो आगे देखिए, आगे मुझे आपको बताना था केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है बच्चों, केस नंबर 2 है वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अभी हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा, अब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकल कर लेते हैं ना। तो ये हमारी स्प्रिंग है और यहाँ पे एम मास का ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताएं कि ये जो एम मास का ब्लॉक है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स 0 है, तो जहाँ नेट फोर्स 0 होता है वहाँ इक्विलिब्रियम होता है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये हमारा पहला स्टेप कि मीन पोजीशन फाइंड आउट करो, तो मीन पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मीन पोजीशन हमने फाइंड आउट कर दिया, मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होगा तो वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो वो
अपना मीन पोजीशन होगा। अब मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो मीन पोजीशन है यहाँ पर, तो क्या नेचुरल लेंथ भी यहीं पर है स्प्रिंग की? तो हम बोलेंगे बच्चों नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हो कि स्प्रिंग को जब हम वर्टिकल लटका देंगे तो ये अपने वेट के कारण नीचे इलोंगेटेड हो जाएगा, यानी इसकी नेचुरल लेंथ कहीं और रही होगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो अपन के मानेंगे, है ना, यानी कि ये नेचुरल लेंथ से ऑलरेडी इलोंगेटेड है। तो कितना इलोंगेटेड है? तो हमने बोल दिया एक्स नॉट। अब आप देखो मीन पोजीशन पे हमें फोर्स रिलेशन लिखना है, फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन, है ना, सेकंड स्टेप। तो आप ध्यान से देखें तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों? mg का फोर्स, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स, डेट इज के एक्स नॉट। तो आपका फोर्स रिलेशन एट मीन पोजीशन क्या हुआ बच्चों? तो हम लिखेंगे एट मीन पोजीशन जो आपकी फोर्स रिलेशन हुई वो ही के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑलरेडी वो कितना इलोंगेटेड है, तो एम जी बाई के इलोंगेटेड है ना बच्चों। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है? नाउ डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। तो चलो हम नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं x। तो जब हमने नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आपने x डिस्प्लेस कर दिया तो ये हो गया भाई, ब्लॉक तो इधर आ गया है ना बच्चों, ये m मास का, आपने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। जब आपने इसको x डिस्प्लेस किया तो आपने नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया, तो नीचे की डायरेक्शन मान लेंगे पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन मान लेंगे नेगेटिव, जैसा मैं आपको बोलता ही हूँ, है ना। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? तो नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा है और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स, लेकिन नेचुरल लेंथ से इलोंगेशन कितना हो गया बच्चों? एक्स नॉट प्लस एक्स, इसलिए स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? के एक्स नॉट प्लस एक्स, के एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना बच्चों। उसके बाद ध्यान से देखो तो ये mg और ये आपका स्प्रिंग फोर्स। अब यहाँ पे जब डिस्प्लेस कर लिया आपने पार्टिकल को, तो डिस्प्लेस पे आपको नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी है ना, राइट द इक्वेशन ऑफ नेट फोर्स एट द डिस्प्लेस्ड पोजीशन। तो नेट फोर्स लिखें, तो आप ध्यान से देखो नेट फोर्स में नीचे की तरफ आपने पॉजिटिव माना है, मतलब mg पॉजिटिव है, और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव माना है, मतलब के एक्स नॉट प्लस एक्स जो है वो नेगेटिव है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एम जी पॉजिटिव माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब इसको लिख लेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स नॉट माइनस के एक्स। अब आप ध्यान दें तो मैंने कहा था कि इस इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हम मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन को यूज कर लेते हैं। तो मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन क्या है बच्चों? के एक्स नॉट किसके बराबर था? एम जी के बराबर, यानी एम जी और के एक्स नॉट की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों को उड़ा दो, कट गए। तो देखो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या बना? माइनस के एक्स। अरे ये तो फिर से क्या हो गया बच्चों? ये तो आपका फिर से वो SHM वाले फॉर्मेट में आ गया। अब जब SHM वाले फॉर्मेट में आ जाएगा तो आप टाइम पीरियड सिंपली क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो आई होप आपको ये याद रहेगा कि ये कितना होता है? 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो ये वर्टिकल ब्लॉक सिस्टम में भी मैंने आपको सारे स्टेप समझाए। सबसे पहले आपने मीन पोजीशन फाइंड आउट किया, फिर आपने मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिखा, फिर आपने डिस्प्लेस किया, जिधर डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव डायरेक्शन माना, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव माना, फिर आपने डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर नेट फोर्स की इक्वेशन लिख दी। जब नेट फोर्स की इक्वेशन लिख दी तो उसको फिर रिड्यूस किया ताकि SHM की फोर्स इक्वेशन बन पाए। तो उसको रिड्यूस करने का तरीका क्या था कि हमने मीन पोजीशन के फोर्स रिलेशन को यूज किया, है ना। और कई आगे जब सवाल करेंगे तो वहाँ बाइनोमियल भी यूज करना पड़ेगा आपको, या फिर एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक एक्सपांशन भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला इक्वेशन बन गई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों करा दिया। सभी बच्चों को शायद ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फोर्स वो स्टेप्स को अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम्स में, है ना। अभी तो मैंने आपको इजी एग्जांपल लेके हम इससे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी कि कैसे
यूज़ होते हैं। बाकी आपको अब स्टेप समझ में आ गए होंगे कि हमें किसी सिस्टम में कैसे लगाना है स्टेप्स, है ना बच्चों। तो चलिए एक और ख़ास बात है जो आपको देखनी चाहिए। देखिए मैं पुरानी स्लाइड फिर से ला रहा हूँ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। आप देखो हॉरिजॉन्टल जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था उसमें देखें आप कि टाइम पीरियड 2π√m/k था। फिर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और वो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से भी आपका टाइम पीरियड कितना रहा 2π√m/k। यानी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से टाइम पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। टाइम पीरियड तो इसके लिए भी यही था, टाइम पीरियड इसके लिए भी यही था। इस कांस्टेंट फोर्स का क्या फर्क पड़ा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भाई। टाइम पीरियड पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक जगह फर्क पड़ा, वो है मीन पोजीशन। देखो बच्चों पहले मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे ही थी, फिर मीन पोजीशन आ गई f/k पोजीशन पर। मतलब नेचुरल लेंथ पे नहीं थी, नेचुरल लेंथ से आगे थी। कितने आगे थी? तो f/k आगे थी, है ना बच्चों। तो इसका मतलब जब हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड तो 2π√m/k ही रहेगा। सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? मीन पोजीशन चेंज हो जाती है ना बच्चों। क्या चेंज हो जाती है? मीन पोजीशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से टाइम पीरियड पर कोई चेंज नहीं आता है। जबकि किस बात में चेंज आ जाता है? तो वो चेंज आता है केवल किसमें? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन चेंज हो जाती है, वो शिफ्ट कर जाती है ना। तो ये चीज वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए भी अप्लाई होता है ना। अब मैं आपको वर्टिकल वाला दिखाता हूँ। अब आप देखिए वर्टिकल वाले में भी जो ये mg फोर्स लगा है, ये mg फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स ही, ना तो मास चेंज हो रहा है ना जी चेंज हो रहा है भाई, तो है तो ये कांस्टेंट फोर्स ही। इसलिए कांस्टेंट फोर्स लगाने पर आपका टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी वही टाइम पीरियड आया जो आपका हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में था, क्योंकि mg कैसा फोर्स है? mg एक कांस्टेंट फोर्स है। सिर्फ किस में चेंज आ गया? मीन पोजीशन में। देखो अब मीन पोजीशन क्या हो गई थी? नेचुरल लेंथ से जो मीन पोजीशन थी वो हो गई थी mg/k, जबकि पिछले वाले में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सिस्टम में थी f/k। और जब हमने कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो नेचुरल लेंथ ही क्या थी बच्चों? मीन पोजीशन थी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आप देखो कि ऐसे कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस टाइप का क्वेश्चन कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा है और आपका यहाँ पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अटैच कर दिया है ऐसे, इसका कांस्टेंट के है और मास m है। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो कि नीचे m लगता है mg, तो आपको पता है इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, तो इधर क्या लग जाएगा बच्चों? mg साइन थीटा, है ना, और इधर mg कॉस थीटा। हालांकि हमें तो इससे मतलब है। तो यहाँ पे mg कॉस साइन थीटा भी कैसा है? क्योंकि थीटा भी चेंज नहीं होगा इंक्लाइन प्लेन में, तो mg साइन थीटा भी कैसा फोर्स है बच्चों? एक कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट। तो जैसे ही हमने देखा कि कांस्टेंट फोर्स है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हम तो डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगा देंगे। हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो वो है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√m/k। टाइम पीरियड पे चेंज नहीं होता है। किस पे चेंज आया होगा? अब इसके नेचुरल लेंथ में चेंज आया होगा, है ना बच्चों। तो सॉरी, नेचुरल लेंथ में मीन पोजीशन, इसके मीन पोजीशन में चेंज आया हुआ है ना। तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करने से मीन पोजीशन चेंज हो जाता है, बट टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। टाइम पीरियड रिमेन फिक्स इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं, ऐसे ही जैसे ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसे बोल दे कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए से, है ना। ए कुछ भी दे देगा, 2, 4, है ना, जो भी देना। बट ए उसने बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है इसका कांस्टेंट है। उसके बाद आपको स्प्रिंग ब्लॉक लगा दिया मास m का। अब ध्यान से देखो, तो ये होता है तो आप लिफ्ट पे ही बैठ जाओ, रिलेटिव यूज करो। तो याद है आपको एक सूडो लग जाता है ma, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पे, और नीचे mg तो लग ही रहा था। तो क्योंकि a कांस्टेंट है, तो ये जो ma लगा है सूडो वाला, ये भी कांस्टेंट फोर्स ही है। तो इस लिफ्ट के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी टाइम पीरियड कितना लिखोगे बच्चों? 2π√m/k, है ना। सिर्फ किस पे अंतर आएगा? इसके मीन पोजीशन पे। तो ऐसे कितने भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप तो हमेशा याद रखना कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जब भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा तो टाइम पीरियड पे कोई अंतर नहीं आएगा, टाइम पीरियड तो वही रहेगा।
सिर्फ किस पे अंतर आएगा भाई, तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा बच्चों, हमारा मीन पोजीशन सिर्फ चेंज होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको क्लियर है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं, नोट है, वो नोट मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो नोट नंबर 1 जो मैंने अभी पहले बताया कि एसएचएम और स्प्रिंग एक जैसी चीज़ें नहीं है, है ना, कई बच्चे मानते हैं, बट वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम उसको लिख लेंगे क्यों अलग अलग चीज़ हैं। स्प्रिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्प्रिंग फोर्स एंड एसएचएम फोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, ये पहले मैं समझा चुका हूँ, ईच अदर, बिकॉज इन स्प्रिंग x is taken from नेचुरल लेंथ, है ना, हमेशा याद रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स में जो आपका x लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है बच्चों, नेचुरल लेंथ से। एंड इन SHM x is taken from मीन पोजीशन। आपका SHM में x कहाँ से लिया जाता है बच्चों, मीन पोजीशन। इफ मीन पोजीशन इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, अगर मीन पोजीशन को ओरिजिन, हम तो ओरिजिन मीन पोजीशन को कुछ ना दिया गया हो तो मीन पोजीशन को ही ओरिजिन मानते हैं SHM के हिसाब से, है ना बच्चों। तो मीन पोजीशन को ही ओरिजिन मानते हैं, इसलिए x हमेशा हम कहाँ से लेते हैं बच्चों, मीन पोजीशन से लेते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स और SHM फोर्स है वो ये दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, क्योंकि स्प्रिंग में x कहाँ से लिया जाता है, नेचुरल लेंथ से, जबकि SHM में x कहाँ से लिया जाता है, आपका मीन पोजीशन से। तो इनको एक जैसा नहीं समझना है, जब भी हम मीन पोजीशन को ओरिजिन मानते हैं और कुछ नहीं दिया जाता तो हमेशा ही मानते हैं, है ना, इसलिए ऐसा होता है। फिर इसका जो सेकंड नोट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सेकंड नोट क्या बोला मैंने आपको कि कांस्टेंट फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स on the time period of spring block system, है ना बच्चों। बट मीन पोजीशन चेंजेस, बट मीन पोजीशन चेंज हो जाता है। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर आपका कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम ही रहता है, बट आपका क्या चेंज हो जाता है बच्चों, मीन पोजीशन। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रहने चाहिए, हमेशा आपको काम आएंगे, है ना। तो जब भी आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखें और अगर ये देखें कि उस पर कैसा फोर्स है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है, तो आप चिंता नहीं करें, है ना। सिंपली उसका टाइम पीरियड वही होगा जो आप पहले से पढ़ते आए हो। तो t = 2π√m/k, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने बता दिया है कि कैसे काम करता है, और आपको शायद स्टेप्स भी अब समझ में आए होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए आप स्प्रिंग यानी कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। वो उन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ के रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इनसे कठिन न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें बड़ा काम आएगा वो, है ना। इसलिए स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लें और उनको याद रखें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
बाकी हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।